हेलो दोस्तों, आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान में आयोजित रिट मुख्य भर्ती परीक्षा 2023 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार दोस्तों लेवल 2 में सामाजिक अध्ययन यानी कि एसएसटी के मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने 11 मॉडल पेपर हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 12वां नंबर का मॉडल पेपर है। दोस्तों, कुल 150 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और परीक्षा में दोस्तों हूबहू आपको ऐसा ही पेपर देखने को मिलेगा, इसलिए रोजाना टेस्ट अवश्य दें। और अगर आपने पिछले 11 मॉडल पेपरों का अगर टेस्ट नहीं दिया है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा रिट एसएसटी मुख्य परीक्षा मॉडल पेपर के नाम से, वहां आपको फोल्डर मिल जाएगा। तो आप वहां जाकर पिछले मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें। और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए, सर्वप्रथम भाग फर्स्ट के अंदर अपन 35 प्रश्न पढ़ेंगे। राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक ज्ञान और राजस्थानी भाषा से संबंधित इसमें 35 प्रश्न होंगे। देखिए, टोटल अपन 6 भाग के अंदर ये प्रश्न पढ़ेंगे। आपको हर भाग के अंदर ये पता होना चाहिए कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। भाग 1 के अंदर 35 प्रश्न में से देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न है, संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के निम्नांकित में से किन उच्चावच प्रदेशों का हिस्सा है? बताइए। दोस्तों, आप सभी को पता होगा जो हाड़ौती का पठार है ये प्रायद्वीपीय पठार का भाग है, और जो मरुस्थलीय क्षेत्र है, ठीक है, बाकी जो क्षेत्र है ये उत्तरी वृत्त मैदान का क्षेत्र है। तो यहां पर क्या पूछा है कि राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के निम्नांकित में से किन उच्चावच प्रदेशों का हिस्सा है? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी वृत्त मैदान और प्रायद्वीपीय पठार का ये भाग है यानी कि हिस्सा है। तो यहां पर 1 नंबर का यानी कि ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, सेकंड नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में नक्की झील कहां स्थित है? राजस्थान में नक्की झील कहां पर है? दोस्तों सभी को पता होगा, दोस्तों ये माउंट आबू में है। कहां पर है? माउंट आबू सिरोही में। तो यहां पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 3 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान के किस जिले की जनसंख्या वृद्धि दर वर्ष 2001 से 2011 के दशक में न्यूनतम रही? देखिए, सर्वाधिक जो दशकीय वृद्धि दर है वो दोस्तों बाड़मेर की रही, कितनी? 32.5%, ठीक है। और सबसे कम रही गंगानगर की, कितनी? 10%, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, कल भी मैंने आपको बताया था। यहां पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहां पर 4 नंबर का प्रश्न है। देखिए यहां पर राजस्थान के सिरोही राज्य प्रजामंडल के संस्थापक थे। बताइए, राजस्थान के सिरोही राज्य प्रजामंडल के संस्थापक थे तो वो कौन थे? वो थे दोस्तों गोकुल भाई भट्ट। तो यहां पर अपना इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। गोकुल भाई भट्ट को राजस्थान के गांधी के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको इसमें याद रखना है। नेक्स्ट आगे देखिए, 5 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? दोस्तों, कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? देखिए, राजस्थान में 6 सैनिक छावनियां थी, ब्यावर, नसीराबाद, नीमच, एरिनपुरा, देवली और खेरवाड़ा, ठीक है। अब दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं कौन सा क्रांति का केंद्र नहीं था, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर बीकानेर नहीं था। देखिए, नसीराबाद अजमेर में ही पड़ता है, ठीक है, ब्यावर भी अजमेर में ही पड़ता है, आहुआ है, नीमच है, लेकिन बीकानेर नहीं था। यहां पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, 6 नंबर का प्रश्न है, बनी ठनी चित्र किस शैली का है? बनी ठनी चित्र कौन सी शैली का है? ये सभी को पता होगा दोस्तों, ये तो किशनगढ़ शैली का है। कौन सी शैली का? किशनगढ़ शैली का है ये बनी ठनी चित्र। यहां पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 7 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के किस दुर्ग को अबुल फजल ने बख्तरबंद दुर्ग कहा है? बताइए, यानी कि बख्तरबंद दुर्ग यानी कि आदि सब दुर्ग है वो नंगे हैं, बाकी ये जो किला है ये बख्तरबंद है, ऐसा अबुल फजल ने कहा था। कौन से दुर्ग के बारे में? राइट आंसर हो जाएगा वो है रणथंभौर दुर्ग के बारे में कहा था ऐसा। यहां पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 8 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है। राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों अलगोजा है। ये एक सुशीर वाद्य यंत्र है और ये राजस्थान का वाद्य यंत्र है। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 9 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान राज्य की आत्मा लोक नृत्यों का सिरमौर किस नृत्य को कहा जाता है? बताइए, राजस्थान राज्य की आत्मा किस नृत्य को कहा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों घूमर को। यहां पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, घूमर को कहा जाता है। नेक्स्ट
10 नंबर का प्रश्न है 1800 ईस्वी में किस विद्वान ने प्रथम बार वर्तमान राजस्थान क्षेत्र के लिए राजपूताना नाम का प्रयोग किया? बताइए दोस्तों, 1800 ईस्वी में राजपूताना नाम सर्वप्रथम किसने प्रयोग में लाया था? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा जॉर्ज थॉमस। याद रखना दोस्तों, जॉर्ज थॉमस यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहां पे 11 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए गोना रस्म किससे संबंधित है? बताइए गोना रस्म किससे संबंधित है? ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, ये विवाह से संबंधित है, ये गोना रस्म। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? विवाह से संबंधित है, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 12 नंबर का प्रश्न है खेतों में जुताई के बाद भूमि को समतल करने के लिए फेरा जाने वाला मोटा पार्ट क्या कहलाता है? खेतों में जुताई के बाद भूमि को समतल करने के लिए फेरा जाने वाला मोटा पार्ट क्या कहलाता है? तो दोस्तों क्या कहलाता है? राइट आंसर हो जाएगा उसको चावर बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं उसको? चावर। ठीक है, यहां पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, चावर कहते हैं उसे। आगे देखिए 13 नंबर का प्रश्न है राजस्थान इको टूरिज्म नीति जारी की गई। राजस्थान इको टूरिज्म नीति जारी की गई, ये नीति जारी की गई दोस्तों, बताइए जुलाई 2021 में ये इको टूरिज्म नीति जारी की गई। यहां पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 14 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए मेवात क्षेत्र में किस वृक्ष के फूलों का उपयोग देसी शराब बनाने में किया जाता है? मेवात क्षेत्र में किस वृक्ष के फूलों का उपयोग देसी शराब बनाने में किया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों महुआ का, यानी कि महुआ वृक्ष के फूलों का उपयोग दोस्तों देसी शराब बनाने में किया जाता है। यहां पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए यहां पर 15 नंबर का प्रश्न है राजस्थान की निम्न में से किस देशी रियासत ने सर्वप्रथम वन संरक्षण योजना लागू की? राजस्थान की निम्न में से किस देशी रियासत ने सर्वप्रथम वन संरक्षण योजना लागू की? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें जोधपुर ने लागू की थी दोस्तों। यहां पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 1910 में वन संरक्षण योजना लागू की थी जोधपुर ने। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों यहां पर 16 नंबर का प्रश्न है आकल कास्ट जीवाश्म पार्क राजस्थान के किस जिले में स्थित है? आकल कास्ट जीवाश्म पार्क राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है जैसलमेर में है। ये कहां पर है? जैसलमेर में। यहां पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म इसमें सुमेलित नहीं है वो अपने को यहां पर बताना है दोस्तों। यहां पर देखिए इसमें उदयपुर चित्तौड़गढ़ में लाल काली मिट्टी पाई जाती है, बिल्कुल सही है। अलवर जयपुर में दोमट मिट्टी पाई जाती है, यह भी बिल्कुल सही है। कोटा झालावाड़ में काली मिट्टी पाई जाती है, यह भी बिल्कुल सही है। श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ में भूरी बलुई मिट्टी, ये दोस्तों अपना इसमें गलत हो जाएगा दोस्तों। यहां पर देखिए भूरी बलुई नहीं, यहां पर जो भूरी रेतीली जो मृदा है ये राजस्थान के बाड़मेर, जालौर, जोधपुर, पाली, नागौर, सिरोही क्षेत्र में ये पाई जाती है। ठीक है, और जो हनुमानगढ़ में है वो दोस्तों रेबेरिना मृदा पाई जाती है, रेबेरिना मृदा पाई जाती है हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर में। तो यहां पर अपना इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 18 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए मक्का राजस्थान के मुख्यतः कौन से भाग में उत्पादित की जाती है? बताइए मक्का का उत्पादन राजस्थान के कौन से भाग में होता है सर्वाधिक? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसमें दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में दोस्तों मक्के का उत्पादन सर्वाधिक होता है। यहां पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 19 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए राजस्थान के कौन से 2 जिलों में जनसंख्या घनत्व 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक है? जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के कौन से 2 जिलों में जनसंख्या घनत्व 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक है जनगणना 2011 के अनुसार? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों जयपुर भरतपुर। यहां पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए मैं आपको बताऊं यहां पर सिर्फ 2 ही ऐसे जिले हैं जिनका जनसंख्या घनत्व 500 से अधिक है। ठीक है दोस्तों, एक तो इसमें जयपुर है, ठीक है, जिसका जनसंख्या घनत्व 595 है, ठीक है, और एक है भरतपुर का है 503। तो यहां पर अपना इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, बाकी सब 500 से नीचे हैं। नेक्स्ट सामाजिक सहकारी संस्था हेलरू राजस्थान की किस जनजाति से संबंधित है? बताइए
सामाजिक सहकारी संस्था हेलरू राजस्थान की किस जनजाति से संबंधित है? इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों गरासिया जनजाति से संबंधित। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, गरासिया जनजाति से संबंधित। 21 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? कौन सा इसमें सही सुमेलित है वो अपने को यहाँ पर क्या करना है, बताना है। ठीक है दोस्तों, देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कौन सा इसमें सही सुमेलित है? एक तरफ दोस्तों खान दे रखी है, दूसरी तरफ खनिज दे रखा है, अपने को यहाँ पर बताना है कि कौन सा इसमें सही सुमेलित है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, मांडो की पाल फेल्सपार, मांडो की पाल फेल्सपार ये गलत दे रखा है दोस्तों। मांडो की पाल है ये दोस्तों कहां पर है? डूंगरपुर में है। ठीक है, कौन सा इसमें सही सुमेलित है? ठीक है, फेल्सपार डूंगरपुर में है और मांडो की पाल में ये दोस्तों फेल्सपार की यहां पर क्या है? खान है। ठीक है, फेल्सपार दोस्तों देखिए फेल्सपार नहीं फ्लोरस्पार है दोस्तों। ठीक है, फेल्सपार तो अजमेर में होता है इसका उत्पादन। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों फेल्सपार है वो गलत दे रखा है। ठीक है, यहां पे फ्लोरस्पार होना चाहिए था। तलवाड़ा सीसा जस्ता दोस्तों, तलवाड़ा में मैग्नीज की खान है। ठीक है, तलवाड़ा में क्या है? मैग्नीज की खान है। ठीक है, यहां पर खेरवाड़ा एस्बेस्टोस ये बिल्कुल सही दे रखा है और ऋषभदेव में भी दोस्तों एस्बेस्टोस का उत्पादन होता है। यहां पर अब्रक दे रखा है जो कि गलत दे रखा है। इसमें एक ही सही है, खेरवाड़ा एस्बेस्टोस। ठीक है, तो यहां पर अपना कूट भाषा में सही उत्तर क्या हो जाएगा? 3 नंबर का ऑप्शन किस में है? बी नंबर के ऑप्शन में है। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 22 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से ऊर्जा उत्पन्न करने हेतु निम्न में से कौन सी नोडल एजेंसी है? राजस्थान में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से उत्पन्न करने हेतु निम्न में से कौन सी नोडल एजेंसी है? तो दोस्तों वो नोडल एजेंसी है कौन सी? तो वो है राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड। यहां पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। आगे देखिए दोस्तों, यहां पर 23 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के परिवहन विभाग का आदर्श वाक्य क्या है? राजस्थान के परिवहन विभाग का आदर्श वाक्य क्या है? तो दोस्तों आदर्श वाक्य है चरेवेती चरेवेती। ठीक है, जिसका अर्थ है चलते रहो चलते रहो। ठीक है, ये राजस्थान के परिवहन विभाग का आदर्श वाक्य है। राइट आंसर हो जाएगा यहां पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट 24 नंबर का प्रश्न है, जोती हुई कृषि भूमि का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, जुते हुए खेत के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों ये कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। तो अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा कालीबंगा हनुमानगढ़ से प्राप्त हुए हैं। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न युद्धों को ध्यान में रखकर उनके सही कालानुक्रम को बताइए। दोस्तों यहां पर देखिए आपको पता होना चाहिए, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 में हुआ था। ठीक है, खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 में हुआ था दोस्तों खानवा का युद्ध। ठीक है, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? दोस्तों ये 1192 में हुआ था दोस्तों तराइन का द्वितीय युद्ध। अब यहाँ पे अपन को क्रम से जचाए तो कैसे क्या आएगा दोस्तों? सबसे पहले 3, फिर 2 और फिर 1। ठीक है, 3, 2, 1 अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राजपूतों की अग्निकुंड से उत्पत्ति का मत सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? यानी कि सर्वप्रथम यह मत किसने प्रतिपादित किया था कि राजपूतों की जो उत्पत्ति है वो अग्निकुंड से हुई थी? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें देखिए चंद्रबरदाई ने। चंद्रबरदाई की एक पुस्तक है पृथ्वीराज रासो, उसमें यह प्रमाणित किया गया है कि राजपूतों की जो उत्पत्ति है वो अग्निकुंड से हुई है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, 877 से 926 ईस्वी के बीच किस शासक ने मेवाड़ की शक्ति को पुनर्स्थापित किया? 877 से 926 ईस्वी के बीच किस शासक ने मेवाड़ की शक्ति को पुनर्स्थापित किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों खुम्माण तृतीय। खुम्माण तृतीय, यहां पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा खुम्माण तृतीय। 28 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित स्थानों के आगे उनसे संबंधित किले या दुर्गों के नामों में कौन सा युग्म सही है? निम्नलिखित स्थानों के आगे उनसे संबंधित किले या दुर्गों के नामों में कौन सा युग्म सही है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें शेरगढ़ कोसवर्धन। ठीक है, ये इसमें सही है। जोधपुर में जूनागढ़ नहीं है, जूनागढ़ बीकानेर में है। जैसलमेर मेहरानगढ़, मेहरानगढ़ कहाँ पर है? जोधपुर में। और यहाँ पर देखिए बीकानेर सोनारगढ़। तो दोस्तों ये आप ये भी गलत दे रखा है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। ठीक है,
सोनारगढ़ दुर्ग कहां पर है? जैसलमेर में। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहां पे राजस्थान में पटवों की हवेली कहां स्थित है? राजस्थान में पटवों की हवेली कहां पर है? जैसलमेर में है दोस्तों ये पटवों की हवेली। राइट आंसर हो जाएगा यहां पर है डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान में जल महल स्थित है। राजस्थान में जल महल कहां पर है दोस्तों? ये जयपुर में है। ठीक है, जल महल। राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? मानसागर झील में है दोस्तों ये जल महल। ठीक है, यहां पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, राजस्थान में ग्रीष्म उत्सव कहां मनाया जाता है? ग्रीष्म उत्सव कहां मनाया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वो है इसमें ग्रीष्म उत्सव है, ये मनाया जाता है दोस्तों माउंट आबू में। यहां पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, माउंट आबू में। आगे देखिए, निम्न क्षत्रियों और उनके स्थलों के नाम दिए गए हैं, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्न क्षत्रियों और उनके स्थलों के नाम दिए गए हैं, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, वो अपने को यहां पर क्या करना है? बताना है। दोस्तों यहां पर देखिए, कौन सा सुमेलित नहीं है वो बताना है। ठीक है दोस्तों, देखिए, कुंवर पृथ्वीराज की छतरी कुंभलगढ़ में है, बिल्कुल सही है। ब्राह्मण देवता की छतरी मंडौर में है, बिल्कुल सही है। मामा भांजा की छतरी जोधपुर में है, ये भी बिल्कुल सही है। यहां पर देखिए 80 खंभों की छतरी बूंदी, ये गलत दे रखा है दोस्तों। 84 खंभों की छतरी बूंदी में है। 80 खंभों की जो छतरी है वो कहां पर है दोस्तों? अलवर में है। कहां पर है? अलवर में। तो यहां पर अपना इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से मेले और उनके मनाने के महीने का जोड़ा सही नहीं है, वो अपने को यहां पर बताना है। राजस्थान के कौन से मेले और उनके मनाने के महीने का जोड़ा सही नहीं है, तो वो कौन सा नहीं है वो अपने को यहां पर बताना है। दोस्तों यहां पर देखिए, खाटू श्याम जी का मेला फाल्गुन माह में लगता है, पुष्कर मेला कार्तिक माह में लगता है, बाबा रामदेव जी का मेला श्रावण माह में, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। बाबा रामदेव जी का जो मेला है ये भाद्रपद माह की द्वितीया से लेकर भाद्रपद एकादशी तक ये मेला भरता है। ठीक है, तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्रावण की जगह भाद्रपद होता तो ये सही होता, तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर सी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान में सामेला शब्द किस अवसर पर प्रयुक्त होता है? सामेला शब्द है ये दोस्तों विवाह के समय ये प्रयुक्त में आता है, सामेला शब्द। राइट आंसर हो जाएगा यहां पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नांकित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? आप यहां पर देख सकते हैं दोस्तों, नक्की झील है वो सिरोही में है। ठीक है, गड्डीसर कहां पर है? जैसलमेर में है। उमेद सागर कहां पर है? जोधपुर में। तलवाड़ा श्री गंगानगर दे रखा है दोस्तों यहां पे, तो इसमें ये गलत हो जाएगा दोस्तों। तलवाड़ा झील कहां पर है? तो ये हनुमानगढ़ में है दोस्तों। ठीक है, जहां से घग्गर नदी प्रवेश करती है। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। एक तलवाड़ा कहां पर है? बाड़मेर में भी है। ठीक है, जहां पर मल्लीनाथ जी का मुख्य मंदिर स्थित है। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। देखिए, ये तो 35 प्रश्न है मैंने आपको भाग 1 के अंदर करवाए हैं, उसमें आपको पता चल गया होगा आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे भाग 2 के अंदर राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम और सामयिक विषय से संबंधित परीक्षा में 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, अब आपको यह भी पता लगाना है कि भाग 2 में आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। दोस्तों बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग अपन यहाँ पे चल रहे हैं, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार सभी के सभी मित्र हैं वो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आराध्या रस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए 36 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में रेगिस्तान का सागवान कौन सा वृक्ष है? राजस्थान में रेगिस्तान का सागवान कौन सा वृक्ष है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, देखिए रेगिस्तान का सागवान किसको कहते हैं? ये कहते हैं दोस्तों रोएडा को। तो यहां पर अपना इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, रोएडा को। ठीक है, याद रखना। आगे देखिए यहां पर मरुस्थल का जहाज कहलाता है, मरुस्थल का जहाज कौन कहलाता है, यानी कि कौन सा दोस्तों यहां पर पशु कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ऊंट। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं, यानी कि मरुस्थल का जहाज कहते हैं। यहां पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र स्थित है, राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र स्थित है तो ये दोस्तों तबीजी अजमेर में है। कहां पर है? तबीजी अजमेर में। ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, राजस्थान का कानपुर किसे कहा जाता था? राजस्थान का कानपुर किसे कहा जाता था? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, राजस्थान का कानपुर कोटा जिले को कहा जाता है। ठीक है, तो क्योंकि दोस्तों कोटा में कानपुर की तरह प्रमुख औद्योगिक शैक्षणिक शहर है, तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है कोटा। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए,
राजस्थान आरटीई 2011 को कितने भागों व अध्यायों में विभक्त किया गया है? राजस्थान आरटीई 2011 को कितने भागों व अध्यायों में विभक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 10 अध्यायों एवं भागों में विभक्त किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए 41 नंबर का प्रश्न है, शिक्षा के अधिकार की प्रकृति या स्वरूप है? शिक्षा के अधिकार की प्रकृति या स्वरूप है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है संवैधानिक। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा संवैधानिक। आगे देखिए 42 नंबर का प्रश्न है, आरटीई के अनुसार 6 से 14 वर्ष के बच्चों को उम्र के आधार पर प्रवेश दिया जाए, इसका उल्लेख कौन सी धारा में है? आरटीई के अनुसार 6 से 14 वर्ष के बच्चों को उम्र के आधार पर प्रवेश दिया जाए, इसका उल्लेख कौन सी धारा में है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सी धारा में है? तो यह है दोस्तों धारा 4 में। ठीक है, धारा 4 में सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि धारा 4 में क्या है दोस्तों, जिन बच्चों ने प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं की उनके लिए विशेष उपबंध है। ठीक है, और आयु के अनुसार कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा उसमें। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर यानी कि सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए आरटीई के अनुसार एसएमसी की साधारण सभा की बैठकें कितने दिन में होनी चाहिए? आरटीई 2009 के अनुसार एसएमसी की साधारण सभा की बैठकें कितने दिनों में होनी चाहिए? तो दोस्तों कितने दिनों में होनी चाहिए? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें वो है 3 माह पर होनी चाहिए दोस्तों, 3 माह पर। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 3 माह पर। आगे देखिए 25% बालकों की फीस का पुनर्भरण समुचित सरकारें करेगी, इसका उल्लेख किया गया है। 25% बालकों की फीस का पुनर्भरण समुचित सरकारें करेगी, इसका उल्लेख किया गया है। बताइए कौन सी धारा में इसका उल्लेख किया गया है? ये किया गया है दोस्तों धारा 12(2) में। धारा 12(2) में इसका उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर असत्य विकल्प का क्या करना है? चयन करना है। असत्य विकल्प का अपने को यहाँ पर क्या करना है? चयन करना है कि कौन सा इसमें असत्य है। दोस्तों यहां पर देखिए नैनीकली योजना 2006 से 2007 के मध्य बिल्कुल सही है। ठीक है, आपकी बेटी योजना 2003-4, आपकी बेटी योजना 2003-4 ये गलत दे रखा है दोस्तों। आपकी बेटी योजना है ये 2004-5 में लागू की गई थी, 2004-5 में ये लागू की गई थी। यहाँ पे 3-4 है वो गलत दे रखा है। गार्गी पुरस्कार योजना 1998 में और साइकिल वितरण योजना 2007-8 में प्रारंभ की गई थी। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 46 नंबर का प्रश्न है, आपकी बेटी योजना के अंतर्गत कक्षा 9 से 12वीं तक पात्र अध्ययनरत बालिकाओं को प्रतिवर्ष राशि प्रदान की जाती है। आपकी बेटी योजना के अंतर्गत कक्षा 9 से 12वीं तक पात्र अध्ययन बालिकाओं को प्रतिवर्ष राशि प्रदान की जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कितनी राशि प्रदान की जाती है? सही उत्तर हो जाएगा 2500 रुपए की राशि है वो इसमें क्या की जाती है? प्रदान की जाती है। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 47 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए पाठ्य सहगामी क्रियाओं का उद्देश्य है। पाठ्य सहगामी क्रियाओं का उद्देश्य है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें देखिए उत्प्रेरणा में सहायक, मूल प्रवृत्तियों का परिष्कार, सर्जनकारी अभिवृत्तियों का विकास। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, उपरोक्त सभी। आगे देखिए 48 नंबर का प्रश्न है, सर हेनरी फ्योल के अनुसार प्रबंधन है। सर हेनरी फ्योल के अनुसार प्रबंधन है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें देखिए हेनरी फ्योल ने सूत्र दिया है POCCC। ठीक है, POCCC यानी कि P का मतलब प्लानिंग, O का मतलब ऑर्गेनाइजिंग और एक सी का मतलब होता है कमांडिंग, दूसरे सी का मतलब होता है कोऑर्डिनेट और तीसरे सी का मतलब होता है कंट्रोलिंग। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा POCCC। ठीक है, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए जे हार्टले के अनुसार शैक्षिक प्रबंधन का तत्व नहीं है। जे हार्टले के अनुसार शैक्षिक प्रबंधन का तत्व नहीं है, तो वो कौन सा नहीं है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों देखिए अदा है, प्रक्रिया है, प्रदा है, लेकिन प्रणाली नहीं है। ठीक है, तो यहां पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, प्रणाली। आगे देखिए अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की नींव किस शासक द्वारा रखी गई? अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की जो नींव है वो किस शासक द्वारा रखी गई? सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों मोहम्मद गोरी के द्वारा रखी गई। यहां पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए DMRC जोधपुर का पूर्ण रूप क्या है? DMRC जोधपुर का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों इसका पूर्ण रूप हो जाएगा क्या? डेजर्ट
मेडिसिन रिसर्च सेंटर, डेजर्ट मेडिसिन रिसर्च सेंटर, ये इसका पूर्ण रूप है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, जापानी इंस्टीट्यूट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्सीलेंस राज्य के किस स्थान पर खोलना प्रस्तावित है? जापानी इंस्टीट्यूट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्सीलेंस राज्य के किस स्थान पर खोलना प्रस्तावित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें निमराना अलवर। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, निमराना अलवर। आगे देखिए, राजस्थान उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? राजस्थान उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये बनाया गया है दोस्तों बनवारी लाल शर्मा को। किसे बनाया गया है? बनवारी लाल शर्मा को बनाया गया है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के चर्चा में आने का कारण है। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के चर्चा में आने का कारण है, तो वो क्या है चर्चा में आने का कारण? तो वो है दोस्तों इसमें राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग। राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग है, ये मांग लगातार उठती रही है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, आस्था योजना क्या है? बताइए आस्था योजना क्या है? राइट आंसर हो जाएगा, आस्था योजना का जो उद्देश्य है वो विशेष योग्यजन परिवारों को सहायता एवं संरक्षण प्रदान करना है। ठीक है, यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा विशेष योग्यजन परिवारों को सहायता व संरक्षण की योजना है ये। यहां पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, स्वर्णिम योजना में शामिल नगर है। स्वर्णिम योजना में शामिल नगर है तो वो कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों जयपुर दिल्ली आगरा। जयपुर दिल्ली आगरा, यहां पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। आगे देखिए, 57 नंबर का प्रश्न है, मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना के लिए पात्रता है। मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना के लिए पात्रता है। दोस्तों अपने को कूट भाषा में क्या करना है? उत्तर देना है कि कौन सा इसमें सही है। ठीक है दोस्तों, इसमें देखिए निःशक्तता का प्रतिशत 30% या अधिक हो। निःशक्तता का प्रतिशत 30% या अधिक हो, ये दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा। दोस्तों 30% नहीं 40% होना आवश्यक है, तो अपना पहला क्या हो जाएगा यहाँ पर? गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये गलत। दूसरा देखिए, स्वयं की या परिवार की वार्षिक आय 2 लाख तक हो, बिल्कुल सही है। आयु 18 से 55 वर्ष तक हो, बिल्कुल सही है। राजस्थान का निवासी हो, बिल्कुल सही है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों 2 यानी कि बी सी डी ये सही है, पहला इसमें गलत दे रखा है, तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में यह परंपरा है कि राष्ट्रपति मंत्रणा करता है। बताइए, राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में यह परंपरा है कि राष्ट्रपति मंत्रणा करता है राज्यपाल की नियुक्ति से पहले। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है राज्य के मुख्यमंत्री से दोस्तों ये मंत्रणा करता है। यहां पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, शुद्धता के लिए युद्ध अभियान के सतत व प्रभावी क्रियान्वयन के लिए खाद्य सुरक्षा निर्देशालय के गठन को मंजूरी दी गई है। शुद्धता के लिए शुद्ध अभियान के सतत व प्रभावी क्रियान्वयन के लिए खाद्य सुरक्षा निर्देशालय के गठन को मंजूरी दी गई है, तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें 1 अगस्त 2021 से दोस्तों ये मंजूरी दी गई है। यहाँ पर 1 अगस्त से नहीं 6 अक्टूबर 2021 से 6 अक्टूबर 2021 से दोस्तों शुद्धता के लिए युद्ध अभियान के सतत व प्रभावी क्रियान्वयन के लिए खाद्य सुरक्षा निर्देशालय के गठन को मंजूरी मिली है 6 अक्टूबर 2021 को। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर इसमें देखिए सी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, भारत के कुछ राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है, निम्न में से ऐसे राज्य का कौन सा विकल्प सही है? तो कौन सा विकल्प इसमें सही है वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, तेलंगाना। उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, तेलंगाना में दोस्तों द्विसदनात्मक विधानमंडल है, यानी कि जहाँ पर विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राज्य में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का शुभारंभ कहाँ किया गया? राज्य में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का शुभारंभ कहां से किया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों धानक्या, जयपुर से किया गया दोस्तों। राजस्थान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का शुभारंभ, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, प्रदेश की किस महिला शूटर ने 22 मार्च 2021 को पैरा निशानेबाजी में रजत पदक जीता है? राजस्थान की
किस महिला शूटर ने 22 मार्च 2021 को पैरा निशानेबाजी में रजत पदक जीता है? इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो बताइए किसने जीता है ये पैरा निशानेबाजी में रजत पदक? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अवनी लेखरा, जो महिला शूटर है। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, बाड़मेर की किस महिला को वर्ष 2019 के प्रतिष्ठित जानकारी देवी बजाज पुरस्कार, देखिए सॉरी जानकारी नहीं, जानकी देवी है ये, ठीक है, जानकी देवी, जानकी देवी बजाज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 2019 में बाड़मेर की किस महिला को? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें, बताइए किसे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें बाड़मेर की दोस्तों रूमा देवी है, ठीक है। बाड़मेर की कौन है? रूमा देवी को ये जानकी देवी बजाज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा यहां पर रूमा देवी, सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, रूमा देवी। आगे देखिए, राजस्थान सरकार ने विद्यार्थियों को शहरी क्षेत्रों में आवासीय सुविधा के लिए कौन सी योजना को मंजूरी दी है? राजस्थान सरकार ने विद्यार्थियों को शहरी क्षेत्रों में आवासीय सुविधा के लिए कौन सी योजना को मंजूरी दी है? सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना, अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना। यहां पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, मुख्यमंत्री जिला नवाचार निधि योजना के तहत राजस्थान के प्रत्येक जिले को प्रतिवर्ष कितने रुपए आवंटित किए जाएंगे? मुख्यमंत्री जिला नवाचार निधि योजना के तहत राजस्थान के प्रत्येक जिले को प्रतिवर्ष कितने रुपए आवंटित किए जाएंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें 1 करोड़ रुपए। यहां पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 1 करोड़ रुपए। अब देखिए, भाग फर्स्ट और भाग सेकंड के अंदर अपन ने प्रश्न है वो पढ़ लिए हैं। अब भाग 3 में सामाजिक अध्ययन से संबंधित है दोस्तों, यहां पर अपन 60 प्रश्न पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए, मार्शल ने प्राचीन काल का सबसे बड़ा आश्चर्य किसे माना है? मार्शल ने प्राचीन काल का सबसे बड़ा आश्चर्य किसे माना है? तो दोस्तों ये माना है लोथल को, ठीक है, लोथल को माना है। तो यहां पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, लोथल को दोस्तों मिनी हड़प्पा के नाम से भी जाना जाता है, याद रखना आपको, ठीक है। आगे देखिए, आयुर्वेद नहीं, अथर्ववेद में कितने मंडल व सूक्त है? अथर्ववेद में कितने मंडल व सूक्त है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसमें 20 मंडल और 731 सूक्त और 6000 इसमें मंत्र हैं। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 20 मंडल और 731 सूक्त। तो यहां पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, भारत की खोज किसकी पुस्तक है? भारत की खोज किसकी पुस्तक है? ये पुस्तक है दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है ये, ठीक है। यहां पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए दोस्तों, जितनी ज्यादा हो सके आपको सुनने की कोशिश करना है, क्योंकि सुनने से ज्यादा याद होता है, ठीक है। आगे देखिए, पार्श्वनाथ की शिक्षाएं संग्रहित रूप में जानी जाती है, किस नाम से जानी जाती है? पार्श्वनाथ की शिक्षाएं संग्रहित रूप में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है, देखिए चातुर्याम नाम से जानी जाती है, चातुर्याम नाम से जानी जाती है दोस्तों। यहां पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, महात्मा बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया? महात्मा बुद्ध ने किस स्थान पर, यानी कि महात्मा बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों बोध गया में। यहां पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बोध गया में। आगे देखिए, 71 नंबर का प्रश्न है, महाभारत व पुराणों में अंक की राजधानी चंपा का क्या नाम मिलता है? महाभारत व पुराणों में अंग की राजधानी चंपा का क्या नाम मिलता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें, क्या नाम मिलता है दोस्तों? नाम मिलता है दोस्तों इसमें, देखिए मालिनी नाम मिलता है। क्या नाम मिलता है? मालिनी। तो यहां पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, मालिनी नाम मिलता है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहां पे अर्थशास्त्र में दिए गए वर्णन के अनुसार अंतपाल नामक अधिकारी का क्या कर्तव्य था? बताइए, अंतपाल नामक अधिकारी का क्या कर्तव्य था? उसका कर्तव्य था दोस्तों मार्गों की सुरक्षा तथा उनका रखरखाव, मार्गों की सुरक्षा तथा उनका रखरखाव, ये कर्तव्य था दोस्तों। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, कर्नाटक प्रदेश में मौर्य साम्राज्य किसके शासनकाल में फैला?
कर्नाटक प्रदेश में मौर्य साम्राज्य किसके शासनकाल में फैला? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें चंद्रगुप्त के शासनकाल में ये फैला। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, चंद्रगुप्त के शासनकाल में फैला। आगे देखिए, महाराणा प्रताप के शासनकाल में जिस राजधानी स्रोत में उदय सागर झील पर भोजन के समय अनबन का उल्लेख मिलता है वह स्रोत है। दोस्तों, महाराणा प्रताप के शासनकाल में जिस राजधानी स्रोत में उदय सागर झील पर भोजन के समय अनबन का उल्लेख मिलता है वह स्रोत कौन सा है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। आमेर के राजा मान सिंह कछवाहा महाराणा प्रताप को समझाने के लिए उदयपुर जाते हैं और महाराणा ने उसे उदय सागर झील पर ठहराया था और महाराणा की तरफ से यानी कि महाराणा प्रताप की तरफ से दोस्तों भोजन का आयोजन रखा गया था, जिसमें महाराणा स्वयं ने जाकर अपने पुत्र अमर सिंह को भेज दिया था और फिर अनबन हो गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, इसका उल्लेख है ये राज रत्नाकर पुस्तक में इसका उल्लेख मिलता है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, साइमन कमीशन भारत कब आया था? दोस्तों, साइमन कमीशन भारत कब आया था? यह आया था दोस्तों 1928 को। 1928 को साइमन कमीशन है वो भारत आया था, जिसमें 6 अंग्रेज अधिकारी थे। ठीक है, और 1927 में इसका गठन किया गया था। 1928 में ये भारत आया था, 3 फरवरी 1928 को। आगे देखिए, अकबर के शासनकाल में गोंडवाना अभियान का नायक कौन था? बताइए, अकबर के शासनकाल में गोंडवाना अभियान का नायक कौन था? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों आसफ खां था। कौन था? आसफ खां। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, आसफ खां। आगे देखिए, हमारी पीढ़ी ने अपनी असफलता से भारत की सेवा की। आगे की पीढ़ी की जिम्मेदारी है कि वो सफलता से भारत की सेवा करे। यह कथन किस उदारवादी नेता का है? हमने यानी कि हमारी पीढ़ी ने अपनी असफलता से भारत की सेवा की, आगे की पीढ़ी की जिम्मेदारी है कि वो सफलता से भारत की सेवा करे। यह कथन किस उदारवादी नेता का है? तो दोस्तों ये कथन है गोपाल कृष्ण गोखले का। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, संसद के दोनों सदनों के साथ साथ बैठने पर निम्न होता है। बताइए, संसद के दोनों सदनों के साथ साथ बैठने पर निम्न होता है, तो बताइए क्या होता है संसद के दोनों सदनों के साथ में बैठने पर? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, एक बिल जिस पर दोनों सदन सहमत न हो उस पर विचार करना और पास होना। ठीक है, ये है दोस्तों, ये दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक है वो दोस्तों राष्ट्रपति बुलाता है और इसकी अध्यक्षता है वो लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है, यानी कि जब कोई बिल में विवाद उत्पन्न हो रहा हो और उस बिल को पास करना है तो दोस्तों ये संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। यहां पर अपना इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? तो दोस्तों बताइए, राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? सभी को पता होगा ये तो दोस्तों, जस्टिस एम हिदायतुल्लाह ने दोस्तों भारत के राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने कार्य किया था। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? तो दोस्तों जिस राज्य में उच्च न्यायालय स्थित उसी का राज्यपाल है वो दोस्तों उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ दिलाता है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राज्य का प्रथम नागरिक होता है। राज्य का प्रथम नागरिक कौन होता है? राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल होता है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? दोस्तों कौन सा कथन इसमें असत्य है वो अपने को यहां पर क्या करना है, बताना है। दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं, देखिए पंचायत राज में कार्य का स्पष्ट विभाजन नहीं है, बिल्कुल सही है। ठीक है, और देखिए अनुच्छेद 243 ख में न्यायपालिका का वर्णन किया गया है, यह भी बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 243 ख में सरपंचों के कर्तव्यों का वर्णन किया गया है, यह भी बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे देखिए, ग्राम पंचायतों की बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री करता है। ग्राम पंचायतों की बैठकों की अध्यक्षता मुख्यमंत्री थोड़ी करेगा, वो करेगा सरपंच। ठीक है, तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ये कथन असत्य दे रखा है और अपना यही राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, भूमि संबंधी विवाद में कृषि भूमि के उत्तराधिकार, नामांतरण, खातेदारी, लगान आदि से संबंधित मुकदमों की सुनवाई किस न्यायालय में होती है? भूमि संबंधी विवाद में कृषि भूमि के उत्तराधिकार, नामांतरण, खातेदारी, लगान आदि से संबंधित मुकदमों की सुनवाई किस न्यायालय में होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है राजस्व न्यायालय में।
यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, राजस्व न्यायालय में। ठीक है, आगे देखिए 84 नंबर का प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, अपने को बताना है कि कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन इसमें सही है, वो अपने को यहाँ पर क्या करना है, बताना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, 22 जुलाई 1947 को अपनाया था राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप। ठीक है, आगे देखिए, राष्ट्रीय ध्वज के बीच चक्र में 21 तिलियां होती है, गलत हो जाएगा दोस्तों, 24 तिलियां होती है। ठीक है, और यहां पर देखिए राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई लंबाई का अनुपात 3:4 है। दोस्तों ये गलत हो जाएगा, यहां पर चौड़ाई लंबाई का जो अनुपात है वो दोस्तों 3:2 है, तो यहां पर 3:4 है वो गलत दे रखा है इसमें। ठीक है, 3:2 है, तो इसमें सही कौन सा हुआ, सही सिर्फ एक ही हुआ, पहला ही कथन है वो सत्य है, तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, केवल एक ही इसमें सत्य है, 2 और 3 तो इसमें गलत दे रखे हैं। आगे देखिए, भारत के संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है। भारत के संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें ऑस्ट्रेलिया। यहां पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहां पे 86 नंबर का प्रश्न है। ठीक है, 86 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए दोस्तों, यहां पे देखिए भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है। भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है नीति निर्देशक तत्व है, नीति निर्देशक तत्व है। यहां पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, मकर रेखा गुजरती है, तो दोस्तों मकर रेखा कहां से गुजरती है, मकर रेखा दोस्तों पराग्वे, ब्राजील, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राजील, अर्जेंटीना से दोस्तों मकर रेखा गुजरती है। राइट आंसर हो जाएगा यहां पर ये सभी, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 40 का संबंध क्या है। अनुच्छेद 40 में क्या है दोस्तों, ग्राम पंचायत है। ठीक है, ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 40 में। राइट आंसर हो जाएगा यहां पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। ठीक है, आगे देखिए, यहां पर 89 नंबर का प्रश्न है, भारत में सहयोगी संघवाद स्थापित करने वाली संस्था है। भारत में सहयोगी संघवाद स्थापित करने वाली संस्था है तो वो कौन सी है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, देखिए सहयोगी संघवाद स्थापित करने वाली संस्था योजना आयोग व राष्ट्रीय विकास परिषद है, वित्त आयोग है, अंतर्राज्यीय परिषद है। राइट आंसर हो जाएगा इसमें उपरोक्त सभी संस्थाएं हैं। यहां पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, देश की प्रथम महिला स्वास्थ्य मंत्री रही है, देश की प्रथम महिला स्वास्थ्य मंत्री कौन रही है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें राजकुमारी अमृत कौर, राजकुमारी अमृत कौर। तो यहां पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, किसी स्थान पर प्रत्यक्ष ज्वार के प्रतिदिन 52 मिनट के विलंब का कारण है। किसी स्थान पर प्रत्यक्ष ज्वार के प्रतिदिन 52 मिनट के विलंब का कारण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें चंद्रमा को परिक्रमण, चंद्रमा को परिक्रमण। यहां पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, कथन ए और कारण आर दिया गया है, कथन ए और कारण आर दिया गया है। यहां पर देखिए, हिंद महासागर में ग्रीष्म ऋतु में विषुवत रेखीय विपरीत धारा नहीं पाई जाती है। हिंद महासागर में ग्रीष्म ऋतु में विषुवत रेखीय विपरीत धारा नहीं पाई जाती है। कारण आर देखिए, ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी हिंद महासागर में दक्षिण पश्चिम मानसून धारा प्रभावी रहती है। कथन ए में देखिए, यहाँ पे हिंद महासागर में ग्रीष्म ऋतु में विषुवत रेखीय विपरीत धारा नहीं पाई जाती है, तो दोस्तों बिल्कुल सही है। आगे देखिए, ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी हिंद महासागर में दक्षिणी पश्चिमी मानसून धारा प्रभावित यानी कि प्रभावी रहती है, बिल्कुल सही है। तो इसमें दोनों कथन सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। यहां पर अपना इसमें राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों में सम्मिलित नहीं है। निम्न में से कौन सा शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों में सम्मिलित नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है अपना इसमें कौन सा, तो वो है लानोस। यहां पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, लानोस। आगे देखिए, सूती वस्त्र उद्योग के लिए किस प्रकार की जलवायुगत दशाएं आवश्यक होती है।
सूती वस्त्र उद्योग के लिए किस प्रकार की जलवायुगत दशाएं आवश्यक होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें नम जलवायु। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, नम जलवायु। आगे देखिए, बड़े पैमाने पर श्रम व पूंजी की आवश्यकता किस कृषि पद्धति की विशेषता है? बड़े पैमाने पर श्रम व पूंजी की आवश्यकता किस कृषि पद्धति की विशेषता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों बागाती कृषि की। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, बागाती कृषि की। आगे देखिए, जर्मनी में लौह इस्पात का विश्व प्रसिद्ध क्षेत्र है। जर्मनी में लौह इस्पात का विश्व प्रसिद्ध क्षेत्र है तो वो कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों रूर वेस्टफालिया क्षेत्र, रूर वेस्टफालिया क्षेत्र। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, महालबाड़ी प्रथा में राजस्व वसूली हेतु राजस्व की इकाई किसे माना गया? महालबाड़ी प्रथा में राजस्व वसूली हेतु राजस्व की इकाई किसे माना गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों किसे माना गया? सही उत्तर हो जाएगा इसमें वो है गांव या महल को। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, गांव या महल को। आगे देखिए, वे काम जिनमें उच्च परिमाण और स्तर वाले अन्वेषण सम्मिलित होते हैं। वे काम जिनमें उच्च परिमाण और स्तर वाले अन्वेषण सम्मिलित होते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों द्वितीयक क्रियाकलाप, द्वितीयक क्रियाकलाप। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, पूंजी खाते में रुपये की परिवर्तनशीलता हेतु किस समिति का गठन किया गया? पूंजी खाते में रुपये की परिवर्तनशीलता हेतु किस समिति का गठन किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा, बताइए कौन सी समिति का? तो दोस्तों वो है एस तारापोरे समिति, एस तारापोरे समिति का इसमें गठन किया गया। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 100 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, भूमंडलीकरण के लिए आवश्यक है, भूमंडलीकरण के लिए आवश्यक है तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, मुक्त बाजार व्यवस्था, उदारीकरण, वैश्विक समस्याओं के समाधान हेतु पारस्परिक सहयोग। तो दोस्तों ये सभी है, ये भूमंडलीकरण के लिए आवश्यक है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, विश्व व्यापार संगठन अस्तित्व में आया, बताइए विश्व व्यापार संगठन अस्तित्व में आया कब आया? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें यह आया था दोस्तों 1 जनवरी 1995 को। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 जनवरी 1995 को ये अस्तित्व में आया था, याद रखना, ठीक है, जिसको अपन WTO बोलते हैं। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए, विश्व व्यापार संगठन का दिसंबर 2015 में सम्मेलन हुआ था, बताइए विश्व व्यापार संगठन का दिसंबर 2015 में सम्मेलन हुआ था तो कहां पर हुआ था सम्मेलन? ये हुआ था दोस्तों 10वां सम्मेलन हुआ था नैरोबी केन्या में, नैरोबी केन्या में हुआ था दोस्तों ये, ठीक है, 10वां सम्मेलन। तो यहां पर अपना इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम को रोजगार के साथ जोड़ने के उद्देश्य से वर्ष 2012 में प्रारंभ किया गया था? निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम को रोजगार के साथ जोड़ने के उद्देश्य से वर्ष 2012 में प्रारंभ किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 क्रमशः कितनी ग्रामीण और शहरी जनसंख्या को खाद्य सुरक्षा तथा सब्सिडाइज दर पर खाद्यान्न प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करता है? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 क्रमशः कितनी ग्रामीण और शहरी जनसंख्या को खाद्य सुरक्षा तथा सब्सिडाइज दर पर खाद्यान्न प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा? तो वो है 75% ग्रामीण और 50% शहरी जनसंख्या को। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा लाभ प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत खोले गए खातों में नहीं मिलता है? निम्न में से कौन सा लाभ प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत खोले गए खातों में नहीं मिलता है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसमें वो है 10 लाख रुपए तक, यानी कि 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवच, ये नहीं मिलता दोस्तों प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत। बाकी जमा राशि पर ब्याज मिलता है, खाते में कोई न्यूनतम राशि रखने की आवश्यकता नहीं है, भारत में मुद्रा का कहीं भी आसान हस्तांतरण होगा इसमें, लेकिन दुर्घटना बीमा कवच ये गलत दे रखा है इसमें, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान में राष्ट्रीय कृषि बाजार इनाम की शुरुआत 14 अप्रैल 2016 को हुई, यह किस जिले से प्रारंभ किया गया था?
राजस्थान में राष्ट्रीय कृषि बाजार की शुरुआत 14 अप्रैल 2016 को हुई। यह किस जिले से प्रारंभ किया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, यह प्रारंभ किया गया कोटा से। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, कोटा से प्रारंभ किया गया। आगे देखिए, निम्न में से कौन सी एक राष्ट्रीय विकास के मार्ग में उत्पन्न चुनौती नहीं है? निम्न में से कौन सी एक राष्ट्रीय विकास के मार्ग में उत्पन्न चुनौती नहीं है, बताइए। तो दोस्तों वो है स्थिर जनसंख्या। ठीक है, स्थिर जनसंख्या, ये अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ती जनसंख्या राष्ट्रीय विकास के मार्ग में उत्पन्न मुख्य चुनौतियां हैं, लेकिन स्थिर जनसंख्या नहीं है, तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर सी नंबर का ऑप्शन सही। आगे देखिए, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी है, बताइए दोस्तों। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों यहां पर देखिए जीएनपी मूल्यह्रास। ठीक है, जीएनपी माइनस मूल्यह्रास, तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, एचडीआई रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत का मानव विकास सूचकांक की दृष्टि से कौन सा स्थान है? एचडीआई रिपोर्ट 2022 के अनुसार दोस्तों भारत का मानव विकास सूचकांक की दृष्टि से कौन सा स्थान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है 132वां स्थान है दोस्तों। कौन सा स्थान है? 132वां। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भारत के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की किस धारा में उपभोक्ता अधिकारों का वर्णन किया गया है? भारत के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की किस धारा में उपभोक्ता अधिकारों का वर्णन किया गया है? इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, वो है दोस्तों अपना इसमें कौन सा? तो वो है धारा 9 के अनुसार। तो यहां पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 किस तिथि से लागू किया गया? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 किस तिथि से लागू किया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो है दोस्तों 20 जुलाई 2020 से ये लागू किया गया। 20 जुलाई 2020 से ये लागू किया गया। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, हमारे देश में मुद्रा की पूर्ति के विनियमन का कार्य कौन करता है? हमारे देश में मुद्रा की पूर्ति के विनियमन का कार्य कौन करता है? राइट आंसर हो जाएगा इसमें, वो है रिजर्व बैंक करता है, यानी कि आरबीआई। तो यहां पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, विषुवत रेखा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विषुवत रेखा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर अपने को क्या करना है? विचार करना है कि कौन सा कथन इसमें सत्य है। दोस्तों कूट भाषा में उत्तर अपने को यहाँ पर क्या करना है? देना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे भूमध्य रेखा वर्ष भर सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर वर्ष भर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है, बिल्कुल सही है। जिस कारण भूमध्य रेखा पर वर्ष भर दिन रात बराबर होते हैं, बिल्कुल सही है। यहाँ अत्यधिक तापमान के कारण हवाएं गर्म होकर फैलती है तथा ऊपर उठती है, बिल्कुल सही है। जिस कारण यहाँ सदैव उच्च दाब बना रहता है, जिस कारण यहाँ सदैव उच्च दाब बना रहता है। ये चौथा नंबर का जो इसमें ऑप्शन है, ये दोस्तों इसमें क्या दे रखा है? गलत दे रखा है। ठीक है, तो दोस्तों यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए 1 2 3 इसमें सत्य है, चौथा इसमें गलत दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे सदैव उच्च दाब नहीं बना रहता, तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। 1 2 3 इसमें क्या है? सही है। आगे देखिए, तापीय विशेषता के आधार पर वायुमंडल कितने मंडलों में विभाजित है? तापीय विशेषता के आधार पर वायुमंडल कितने मंडलों में विभाजित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों 5। तो यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। शोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है 5। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, स्वयं सहायता समूह से आशय है। स्वयं सहायता समूह से क्या आशय है? इससे आशय है गरीब व साधनहीन 15-20 लोगों की छोटी छोटी बचतों व परस्पर सहायता प्रदान करना, यह है दोस्तों सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान की सहकारी संस्थाओं द्वारा उपलब्ध करवाए जाने वाले ऋण की प्रवृत्ति क्या है? राजस्थान की सहकारी संस्थाओं द्वारा उपलब्ध करवाए जाने वाले ऋण की प्रवृत्ति क्या है? तो दोस्तों ऋण की प्रवृत्ति है वो क्या है? देखिए, अल्पकालीन ऋण, मध्यकालीन ऋण, दीर्घकालीन ऋण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। यहां पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, पृथ्वीराज तृतीय किस वर्ष अजमेर के शासक बने? पृथ्वीराज तृतीय किस वर्ष अजमेर के शासक बने? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये बने दोस्तों 1178 ईस्वी में। ठीक है, तो यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इनका जो कार्यकाल माना जाता है 1178 से 1192 तक माना जाता है। ठीक है,
तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नांकित किस स्थल पर स्थित स्तूप अवशेषों से अशोक की पाषाण पर उद्गत प्रतिमा उसके नाम के साथ प्राप्त हुई है? बताइए किस स्थल से दोस्तों अशोक की पाषाण पर उद्गत, यानी कि पाषाण मतलब पत्थर पर उद्गत प्रतिमा उसके नाम के साथ प्राप्त हुई है? तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों कनगहल्ली स्तूप के अवशेषों से दोस्तों यहां पर ये प्राप्त हुई है। ठीक है, तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा कनगहल्ली, कर्नाटक में ये, यहां पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, अब्दुल कादिर बदायूनी ने हल्दी घाटी युद्ध का वर्णन किस पुस्तक में किया है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा मुंतखाब उल तवारिख, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, निजाम उल मुल्क ने किस स्वतंत्र राज्य की स्थापना की? निजाम उल मुल्क ने किस स्वतंत्र राज्य की स्थापना की? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें हैदराबाद। यहां पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा हैदराबाद। ठीक है, आगे देखिए, यहां पर 121 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे पहली बार द्वैध मनसब मिला था? निम्न में से किसे पहली बार द्वैध मनसब मिला था? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, बताइए, द्वैध मनसब मिला था दोस्तों मिर्जा शाहरुख को। ठीक है, जिसमें 5000 जात और 2000 सवार मिले थे। राइट आंसर हो जाएगा मिर्जा शाहरुख। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ठीक है, तो दोस्तों यहां पर देखिए पहली बार पूछा है तो मिर्जा शाहरुख आएगा। ठीक है, तो यहां पर इसमें मिर्जा राजा जयसिंह नहीं, मिर्जा शाहरुख, तो यहां पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है तो दोस्तों किसके द्वारा हटाया जा सकता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, संसदीय तंत्र में निम्नलिखित में से वास्तविक कार्यपालिका कौन है? संसदीय तंत्र में निम्नलिखित में से वास्तविक कार्यपालिका कौन है? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों मंत्रिपरिषद। यहां पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, सुमेलित कीजिए, एक तरफ स्थानीय पवन है, दूसरी तरफ क्षेत्र है। अपने को यहां पर बताना है कि कौन सी पवन है वो कहां पर चलती है। यहां पर देखिए दोस्तों फोन है ये पवन, ये दोस्तों यूरोप में चलती है और यूरोप के आल्पस पर्वत के ढालों पर ये चलती है। ठीक है, तो यहां पर है दोस्तों, यहां पर आल्पस हो जाएगा, इसमें सिमुम है दोस्तों। सिमुम ये अरब के रेगिस्तान में कुर्दिस्तान में चलती है ये, तो ये सिमुम है, ये कुर्दिस्तान में चलती है। सेंटा एना दोस्तों, सेंटा एना है ये दोस्तों दक्षिण कैलिफोर्निया में चलने वाली ये स्थानीय पवन है। ठीक है, तो यहां पर ये कैलिफोर्निया आ जाएगा। जोंडा है ये अर्जेंटीना में चलने वाली पवन है। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है 4-2-3-1, 4-2-3-1। तो यहां पर अपना इसमें सही उत्तर हो जाएगा 4-2-3-1, यानी कि सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, उप जिला प्रमुख अपना त्याग पत्र किसे देता है? उप जिला प्रमुख अपना त्याग पत्र किसे देता है? ये देता है दोस्तों किसे, तो ये जिला प्रमुख को देता है। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, जिला प्रमुख को। अब देखिए यहाँ पे भाग 4 शैक्षणिक रीति विज्ञान से संबंधित इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे। भाग 4 शैक्षणिक रीति विज्ञान से संबंधित। देखिए, मूल्यांकन हमें बताता है कि बालक ने किस सीमा तक किन उद्देश्यों को प्राप्त किया है, ये किसने कहा है? शैक्षणिक रीति विज्ञान से संबंधित 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, एक बार फिर बता देता हूं मैं आपको। 126 नंबर प्रश्न है, मूल्यांकन हमें बताता है कि बालक ने किस सीमा तक किन उद्देश्यों को प्राप्त किया है, ये किसने कहा है? राइट आंसर हो जाएगा, ये कहा है दोस्तों किसने? तो ये कहा है दोस्तों डांडे करने का है दोस्तों। किसने कहा है दोस्तों? डांडे करने का है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहां पर सी नंबर का ऑप्शन सही, डांडेकर। आगे देखिए, छात्रों की समय समय पर होने वाली उपलब्धि ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग होता है? छात्रों की समय समय पर होने वाली उपलब्धि ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों सामयिक जांच पत्र का दोस्तों प्रयोग होता है, सामयिक जांच पत्र का। यहां पर इसमें राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, उपचारात्मक शिक्षण में किन विद्यार्थियों को शिक्षा दी जाती है? उपचारात्मक शिक्षण में किन विद्यार्थियों को शिक्षा दी जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कमजोर या समस्याग्रस्त को दोस्तों शिक्षा दी जाती है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा।
आगे देखिए, शिक्षक सहायक सामग्री का शिक्षक को क्या लाभ प्राप्त नहीं हुआ है। शिक्षक सहायक सामग्री का शिक्षक को क्या लाभ प्राप्त नहीं हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है बालक चलचित्रों को देखते हैं तो शिक्षक को पढ़ना नहीं पड़ता। यहां पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, संपूर्ण पृथ्वी अथवा उसके किसी भाग के धरातल के आकार और स्थिति को किसी पैमाने या प्रक्षेप द्वारा प्रदर्शित करना मानचित्र कहलाता है, किसने कहा है। संपूर्ण पृथ्वी अथवा उसके किसी भाग के धरातल के आकार और स्थिति को किसी पैमाने या प्रक्षेप द्वारा प्रदर्शित करना मानचित्र कहलाता है, ये किसने कहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये कहा है किसने, तो ये वेबस्टर ने कहा है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, वेबस्टर ने कहा है। आगे देखिए, सामाजिक अध्ययन के शिक्षण अधिगम में शारीरिक चुनौतियां हैं। सामाजिक अध्ययन के शिक्षण अधिगम में शारीरिक चुनौतियां हैं दोस्तों। सही विकल्प का अपने को यहाँ पर क्या करना है, चयन करना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए इसमें कौन सा इसके अंदर सत्य है वो बताना है। ठीक है, देखिए दोस्तों, यहाँ पे आनुवंशिकता, स्वास्थ्य, बीमारी, ये तीनों है दोस्तों। और यहाँ पे देखिए संज्ञानात्मक कौशल का अभाव, ये नहीं है शिक्षण अधिगम में शारीरिक चुनौतियां। तो यहाँ पर अपना इसमें 1, 2 और 3 ये इसमें सत्य है। कूट भाषा में इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, प्रदूषण पाठ अधिगम के लिए कौन सी विधि अधिक प्रभावी होगी। प्रदूषण पाठ अधिगम के लिए कौन सी विधि अधिक प्रभावी होगी, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों प्रायोजना विधि। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, प्रायोजना विधि। आगे देखिए, यहाँ पर एजुकेशन ऑफ मैन के लेखक हैं, एजुकेशन ऑफ मैन के लेखक हैं, तो वो कौन है, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें वो है फोब्रेल। कौन है, फोब्रेल है। राइट आंसर इसमें ए नंबर का ऑप्शन हो जाएगा फोब्रेल। आगे देखिए, समस्या समाधान विधि से, समस्या समाधान विधि से दोस्तों सामाजिक समस्याओं को हल करना सीखते हैं, तथ्यों का संग्रह करना सीखते हैं, तथ्यों को व्यवस्थित करना सीखते हैं। राइट आंसर हो जाएगा इसमें उपरोक्त सभी, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, सामाजिक विज्ञान शिक्षण में स्टोरी बोर्ड का उपयोग का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है। सामाजिक विज्ञान शिक्षण में स्टोरी बोर्ड के उपयोग का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है, तो दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है, इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें दिए गए आख्यान पर चर्चा को प्रोत्साहित करना, दिए गए आख्यान पर चर्चा को प्रोत्साहित करना, यह है दोस्तों इसमें राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर अब अपन भाग 5 में शैक्षणिक मनोविज्ञान के दोस्तों 10 प्रश्न पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान में प्रशिक्षण और अभ्यास को किसके साथ जोड़ा जा सकता है, तो किसके साथ जोड़ा जा सकता है, तो दोस्तों व्यवहारवाद के साथ जोड़ा जा सकता है। यहां पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रकार के विकास पर आनुवंशिकता एवं वातावरण का प्रभाव पड़ता है, बताइए दोस्तों, किस प्रकार के विकास पर आनुवंशिकता एवं वातावरण का प्रभाव पड़ता है। 4 ऑप्शन आपके सामने यहां पर दे रखे हैं, कूट भाषा में अपने को क्या करना है, उत्तर देना है। दोस्तों देखिए, यहां पर सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, मानसिक विकास, शारीरिक विकास, ठीक है, इन सभी के विकास पर आनुवंशिकता एवं वातावरण का प्रभाव पड़ता है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यहां पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, एकांत में विश्वास रखने वाला व्यक्ति कहलाता है, तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है दोस्तों अंतर्मुखी कहलाता है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, अंतर्मुखी। आगे देखिए, बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ है, बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ क्या है, तो वो है दोस्तों बालक के विचारों को महत्व देना, बालक के अनुभव और आवाज को महत्व देना, बालक की सक्रिय भूमिका। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, पुस्तक वर्किंग विद इमोशनल इंटेलिजेंस के लेखक हैं, पुस्तक का नाम है वर्किंग विद इमोशनल इंटेलिजेंस के लेखक हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें डेनियल गोलमैन, डेनियल गोलमैन। यहां पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, किस अवस्था में स्व सम्मान और आत्मचेतना की भावना सबसे अधिक पाई जाती है, किस अवस्था में स्व सम्मान और आत्मचेतना की भावना सबसे अधिक पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा,
तो वो है दोस्तों किशोरावस्था। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, किशोरावस्था। आगे देखिए, एक बालक है अनुपयोगी प्लास्टिक की थैलियों से कलात्मक वस्तु बनाता है, दर्शाता है। एक बालक है अनुपयोगी प्लास्टिक की थैलियों से कलात्मक वस्तु बनाता है, दर्शाता है। तो दोस्तों ये दर्शाता है सृजनशीलता। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सृजनशीलता। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ को सबसे सही ढंग से प्रकट करता है? निम्न में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ को सबसे सही यानी कि सबसे अधिक सही ढंग से प्रकट करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें, यह शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। यहां पर अपना डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए, निम्नांकित में से कौन सी अवस्था संक्रमण की अवस्था कहलाती है? तो कौन सी अवस्था संक्रमण की अवस्था कहलाती है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसमें वो है किशोरावस्था है, संक्रमण की अवस्था कहलाती है। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, पीएफ प्रश्नावली बनाई गई थी, पीएफ प्रश्नावली बनाई गई थी, राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों केटल के द्वारा बनाई गई थी। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, केटल के द्वारा। ठीक है, आगे देखिए, अब अपन सूचना तकनीकी से संबंधित 5 प्रश्न पढ़ेंगे यहाँ पर। ठीक है, भाग 6 के अंदर देखिए, मोबाइलों में प्रयुक्त की जाने वाली बैटरियां हैं, मोबाइलों में प्रयुक्त की जाने वाली बैटरियां हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें द्वितीयक बैटरियां, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर अधिक उपयोगी होता है? निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर अधिक उपयोगी होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें सांख्यिकी। ठीक है, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सांख्यिकी। आगे देखिए, रोम में स्टोर किए गए प्रोग्राम क्या कहलाते हैं? रोम में स्टोर किए गए प्रोग्राम क्या कहलाते हैं? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों फर्मवेयर। यहां पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा फर्मवेयर। आगे देखिए, किसी कंप्यूटर में जोड़ने, तुलना करने और मिलान के कार्य कहाँ होते हैं? किसी कंप्यूटर में जोड़ने, तुलना करने और मिलान के कार्य कहाँ होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों यहाँ पर सीपीयू चिप। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सीपीयू चिप। आगे देखिए, अनुक्रमिक अभिक्षमता मीडिया की पहचान कीजिए, अनुक्रमिक अभिक्षमता मीडिया की पहचान कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों मैग्नेटिक टेप। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको रिट भर्ती परीक्षा लेवल 2 के लिए दोस्तों 12वां नंबर का मॉडल पेपर है वो कंप्लीट करवा दिया है। अगर आपने पिछले 11 मॉडल पेपर अगर नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा रिट लेवल 2 एसएसटी मुख्य परीक्षा मॉडल पेपर के नाम से वहां फोल्डर बना हुआ है। तो आप वहां जाकर मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें और आराध्या एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।